तो मूवी का स्टार्ट होता है एक समंदर को दिखाते हुए, जहाँ पर एक रिसर्च टीम गई होती है क्योंकि उन्होंने समंदर से कोई जेम ढूंढना था और उसका नाम होता है हार्ट ऑफ द ओशन। वो जेम काफी कीमती था। कई डिकेड्स पहले समंदर में एक बहरी जहाज डूब गया था जिसका नाम टाइटैनिक था और ये जेम किसी लेडी के गले में मौजूद नेकलेस में था। टाइटैनिक तो डूब गया और उसमें कई ज्यादा लोग भी, तो इन लोगों को यही लग रहा होता है कि वो जेम भी समंदर के नीचे कहीं होगा और ये इसी होप से वहाँ पर रिसर्च करने गए थे। इनके पास काफी एडवांस मशीनरीज होती हैं। ये लोग उसको बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर इनको एक बॉक्स दिखाई देता है और जब ये उसको समंदर से बाहर लेकर आते हैं और उसको खोलते हैं तो इनको अंदर से कोई ज्वेलरी नहीं मिलती और ना ही कोई जेम, बस अंदर एक फोटोग्राफ थी जो कि किसी ने स्केच कर रखी थी। इस पिक्चर के ऊपर जो डेट लिखी हुई थी 14 अप्रैल 1912 यानी 14 अप्रैल 1912। ये फोटोग्राफ कई डिकेड्स पहले की थी और साथ उस लोकर में कुछ पैसे भी होते हैं, लेकिन आजकल के जमाने में वो इनके किसी काम के नहीं थे। अब फोटोग्राफ में जो लड़की होती है उसने वही नेकलेस पहना होता है जिसमें हार्ट ऑफ द ओशन जेम होता है और ये वही जेम था जिसको ये लोग ढूंढ रहे थे। अब ये टीम उस फोटोग्राफ को लेके अपने साथ वापिस आ जाते हैं इस होप के साथ कि हम अगली ट्राई में टाइटैनिक को ढूंढ लेंगे और साथ ही साथ खोए हुए जेम को भी। तभी ये बात न्यूज में भी आती है कि एक टीम ने टाइटैनिक की खोज शुरू कर दी है और ये न्यूज एक बूढ़ी औरत भी देखती है। वो फौरन से उस रिसर्च टीम को कॉल करती है। वो उनसे पूछती है कि जब तुम लोग टाइटैनिक को ढूंढने गए थे तो क्या तुम्हें वहाँ पर वो जेम मिला जिसे हार्ट ऑफ द ओशन कहते हैं। तो टीम काफी हैरान होती है कि ये बात तो सिर्फ हमारी टीम को पता थी कि हम उस जेम को ढूंढ रहे हैं और इवन हमने ये बात न्यूज में भी नहीं बताई, तो इस ओल्ड लेडी को ये कैसे पता चला। हो सकता है किसी न किसी तरह ये उस इंसिडेंट से कनेक्टेड हो। उससे इस बारे में पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसका स्केच तुम लोगों ने देखा और टाइटैनिक डूबने के एक दिन पहले ये स्केच बनाया गया। जब उससे उसका नाम पूछा जाता है तो वो बताती है कि मेरा नाम रोज है। वो टीम ऑर्डर देती है कि रोज को फौरन से यहाँ पर लाया जाए। अब रोज वहाँ पर पहुँच जाती है तो वो टीम उनसे सवाल करने लगती है। टीम का ही एक आदमी उसे बताता है कि हम टाइटैनिक के बारे में ये जानते हैं। तो ये सुनकर रोज रोने लगती है और कहती है कि आप लोगों के लिए ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट या एक स्टोरी होगा, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं उसे चाहकर भी नहीं भूल सकती। वो वक्त बहुत ही ज्यादा खौफनाक था जब कई लोग मेरी आंखों के सामने मारे गए। रोज बहुत ज्यादा रो रही होती है तो वो लोग उसे चुप करवाते हैं। रोज कहती है कि असल कहानी मैं अपनी जुबानी सुनाती हूँ। इसी के साथ वो स्टोरी बताना शुरू करती है जो कि कई साल पहले पेश आई। वो बताती है कि साल 1912 था। टाइटैनिक अपने सफर पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। वो बहुत ही ज्यादा आलीशान था। उसे बहुत अच्छे से बनाया गया। उसमें काफी रिच फैमिली सफर कर सकती थी। मैं भी एक रिच घर से थी। अब यहाँ पर हमें प्रॉपर स्टोरी दिखाई जाती है जो पास में हुआ कि रोज 17 इयर्स की होती है और वो अपनी मदर और फियांसी के साथ इस टाइटैनिक जहाज में जाती है। रोज भी एक रिच घर से होती है। ये जहाज न्यूयॉर्क जा रहा होता है। जिस फ्लोर पर रोज और उसकी फैमिली होती है वो बिजनेस क्लास होता है यानी फर्स्ट क्लास, जबकि थर्ड क्लास में एक लड़का जिसका नाम जैक होता है वो अपने फ्रेंड के साथ आता है। वो इस जहाज की टिकट को अफोर्ड तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसने इसकी टिकट एक जुए में जीती थी। अब जैक अपने फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। तभी उसे दूसरी तरफ रोज दिखाई देती है जो कि काफी सैड लग रही होती है। फिर हम देखते हैं कि रोज शिप में जिस जगह पर होती है उसके आसपास अमीर लोग ही होते हैं और वो सब लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं, सिर्फ पैसे की बात किया करते थे। उनकी नजर में गरीब लोग कुछ भी नहीं थे और रोज को इससे बातें अच्छी नहीं लगती थी। वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि जैसे ये सफर खत्म होगा उसकी शादी हो जाएगी। अभी सबसे तंग आकर वो शिप के बाहर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है क्योंकि बाहर पानी बहुत ही गहरा और बहुत ज्यादा ठंडा होता है। लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसे जैक देख लेता है और उसे रोकता है। वो उसे कहता है कि अगर मरकर भी सुकून ना मिला तो किधर जाओगी, मेरी बात समझो और पीछे हट जाओ। रोज उसकी बात समझते हुए पीछे हो जाती है, लेकिन तभी उसका पाँव स्लिप होता है और वो नीचे गिरने लगती है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है और उनको लगता है जैसे जैक इसे गिराने की कोशिश कर रहा है या इसे तंग कर रहा है। वो फौरन से रोज के फियांसे को बुलाते हैं। अब रोज का फियांसे काफी ज्यादा ईगोफुल होता है और वो जैक से काफी बदतमीजी से बात करता है कि तुम मेरी फियांसी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। तो रोज उससे कहती है नहीं, इसने तो मेरी जान बचाई, मैं यहाँ से व्यू देख रही थी, अगर ये ना आता तो मैं पानी में गिर जाती। तो रोज का फियांसे उसे पैसे देता है। तो रोज उसे कहती है कि हम इसे डिनर पर
पर भी इनवाइट करते हैं। उसके बाद रोज जैक से मिलती है तो उसे पता चलता है कि बहुत अच्छी स्केचिंग करता है। वो उससे और भी बातें करने लगती है तो जैक उसे बताता है कि बेशक मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं अपनी जिंदगी बहुत एंजॉय करता हूँ। तो यहाँ पर रोज सैड हो जाती है क्योंकि वो इतनी अमीर होने के बावजूद अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाती थी। उसे जैक की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। तभी वहाँ पर रोज की मदर के साथ उनकी कुछ फ्रेंड्स आती हैं तो रोज अपनी मदर को बताती है कि ये मेरा नया दोस्त है और इसका नाम जेक है। क्योंकि जेक के कपड़े इतने अच्छे नहीं थे तो रोज की मदर को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो भी काफी ज्यादा मटेरियलिस्टिक और प्राउड ही होती हैं। वो जेक से अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी तो रोज उन्हें वहाँ से लेके चली जाती है क्योंकि आज रात इन सब का एक साथ डिनर होता है। वहाँ पर जो लेडी खड़ी होती है वो जेक को अपने साथ ले जाती है और उसे अपने बेटे का सूट पहनाती है क्योंकि जेक के पास डिनर पर पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता। ये लेडी बहुत ही ज्यादा नाइस होती है। फिर हम देखते हैं कि डिनर का वक्त आ चुका होता है। रोज जेक का वेट कर रही होती है और जैसे ही जेक वहाँ पर एंटर होता है तो रोज हैरान रह जाती है क्योंकि जेक बहुत प्यारा लग रहा होता है। उसने ऐसी ड्रेसिंग शायद पहली बार की हो जो कि उसे बहुत ज्यादा सूट की। वो सब मिलकर डिनर करने लगते हैं लेकिन रोज की मदर और उसका फियांसी काफी बार जेक को बुरा भला कहने की कोशिश कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में वो उसे शो करवाते हैं कि जैसे हमारे साथ डिनर करना बहुत बड़ी बात है और तुम जैसे गरीब ये कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जैक उनकी बातों का कोई असर नहीं लेता और उनकी बातों का अच्छे से जवाब देता रहता है। उसके बाद वो सबसे मिलके वहाँ से जा रहा होता है तो वो रोज को एक चिट देता है कि मुझसे आप दोबारा मिलिएगा और उसके बाद वो उसका इंतजार करने लगता है। रोज काफी खुश होती है। वो फौरन से उस जगह पर जाती है तो जेक उसे कहता है अब टाइम है हमारी पार्टी का। वो उसे उस जगह ले आता है जहाँ पर थर्ड क्लास के लोग डांस कर रहे होते हैं। वो सब काफी खुश होते हैं। कोई भी किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करता और ये एनवायरनमेंट रोज को भी काफी अच्छा लगता है। वो जेक के साथ काफी डांस और एंजॉयमेंट करती है लेकिन ये सब रोज के फियांसी का एक आदमी देख लेता है जो कि जाके उसको ये सब बताता है। रोज का फियांसी इस बात पर उसे बहुत डांटता है और रोज की मदर भी उसे कहती है कि आइंदा के बाद तुम जैक से नहीं मिलोगी। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो उसी से शादी करो जिससे तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। तो रोज अपनी मदर की खातिर कहती है कि ठीक है लेकिन रोज को अपनी लाइफ काफी बोरिंग लग रही होती है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती थी जबकि दूसरी तरफ कुछ टाइम में उसने जैक के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर लिया था। वो खुद को रोक नहीं पाती और जैक और रोज दोबारा मिलते हैं तो जैक यहाँ पे कन्फेस करता है कि उसे रोज बहुत अच्छी लगती है और वो उसे बहुत खुश रखेगा। और फिर वो जैक से कहती है कि मेरा स्केच बनाओ। जैक उसका स्केच बनाता है और ये वही स्केच होता है जो कि रिसर्च टीम को अब प्रेजेंट टाइम में मिला। अब वो स्केच और रोज का नेकलेस जैक एक लॉकर में रख देता है। साथ रोज ने जैक के लिए एक लेटर भी लिखा होता है कि मेरी पिक्चर और मेरा जेम अब तुम्हारे पास है। लेकिन वो लेटर और वो स्केच रोज के फियांसे के हाथ भी लग जाता है। रोज का फियांसे उसे ढूंढने लगता है लेकिन उसे नहीं मिलती तो सब उनको ढूंढने लगते हैं। रोज और जैक एक साथ होते हैं और इसी दौरान हम देखते हैं कि शिप चल रही होती है लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ जाता है। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं कि जहाज का रुख मोड़ लिया जाए लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। आइसबर्ग का एक हिस्सा उस शिप के साथ टकरा जाता है जिससे वो शिप डैमेज हो जाती है और पानी आहिस्ता आहिस्ता अंदर आने लगता है। वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सा पानी अंदर आ चुका था। आर्किटेक्ट्स कहते हैं कि अगर ऐसा होता रहा और हम इसको ना रोक पाए तो 1 या 2 घंटे के अंदर ही ये शिप डूब जाएगी। तो वहाँ के अमीर लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। टाइटैनिक तो इतनी बड़ी और शानदार शिप है, ये तो कभी डूब ही नहीं सकती थी। लेकिन ऐसा करना हुआ कि टाइटैनिक वाकई डूबने लगी। अब इसी टाइटैनिक में कुछ और शिप्स भी थी जो कि ऐसी किसी इमरजेंसी के लिए रखी गई थी। उन पर अमीरों को बिठाकर नीचे उतारा जाता है ताकि उनकी जान बच सके। और इसी दौरान हम देखते हैं कि रोज की फियांसी ने जैक और रोज को ढूंढ लिया होता है और उसने बड़ी चालाकी से जैक की पॉकेट में रोज का वही नेकलेस डाल दिया था। अब वो सबसे कहने लगता है कि देखो रोज कैसे लड़के के साथ है जो कि एक बहुत बड़ा चोर है। वो उसकी तलाशी लेने लगता है और जब वो उसका कोट चेक करता है तो उसके अंदर रोज का नेकलेस होता है। वो सब में यही बात मशहूर करता है, यानी सबको यही बोलता है कि ये रोज के साथ उसके पैसे की खातिर आया। लेकिन रोज उसकी बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि वो जानता था कि जैक उसे सच में प्यार करता है। फिर हम देखते हैं कि हालात काफी खराब होते जा रहे थे। शिप में पानी भरता जा रहा था और रोज को जैक से अलहदा कर लिया जाता है। रोज काफी परेशान हो रही होती है लेकिन रोज का फियांसी और उसकी मदर उसे जैक के पास जाने ही नहीं दे रहे थे। लेकिन रोज जबरदस्ती जैक को ढूंढने निकल जाती है। उसे अपने फियांसी और उसकी मदर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस इतना पता था कि उसे जैक को बचाना है और उनको एक साथ रहना है। वो जैक को बहुत ढूंढती है। जैक का हाथ एक पाइप के साथ बांधा गया होता है। रोज आकर उसको आजाद करवाती है। लेकिन जैसे ये लोग उस लाइफ बोट में जाने के लिए ट्राई करते हैं तो उनको पता चलता है कि सब बोट
फोर्स तो पहले ही निकल चुकी हैं और उसमें सब अमीर लोग थे, गरीबों का किसी को ख्याल नहीं होता। तभी जैक को पता चलता है कि 2 लाइफ बोट्स अभी भी हैं और उसमें सिर्फ फीमेल और बच्चे जा रहे हैं। अब जैक रोज को फोर्स करने लगता है कि तुम्हें अपनी जान बचानी होगी, अगर तुम मेरा सोचती रही तो कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाओगी। वो उसे लाइफ बोट में भेजने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रोज जैक की वजह से नहीं जा रही होती। तभी वहाँ पर रोज का फियांसे आता है और रोज को अपना कोट पहनाता है कि तुम्हें जैक की नहीं मेरी जरूरत है, तुम जाकर बोट में बैठ जाओ। हाँ, अगर तुम्हें जैक की भी फिक्र हो रही है तो जैक को मैं अगली बोट में ले आऊंगा। रोज के फियांसे ने जो कोट उसे पहनाया होता है उसके अंदर वही नेकलेस होता है, हार्ट ऑफ द ओशन के जेम वाला, और ये बात रोज का फियांसे भूल चुका होता है। रोज काफी उदास होते हुए बोट में बैठ जाती है और जैक उसे ऊपर से देख रहा होता है, लेकिन जैसे उसे रियलाइज होता है कि उसका फियांसे जैक को अपने साथ नहीं लेकर आने वाला तो वो वापस से टाइटैनिक में आ जाती है और जैक से मिलकर कहती है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे मुझे मरना पड़े। दूसरी तरफ रोज जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और वो ये प्रिटेंड करता है कि ये बच्चा उसी का है, वो भी उस लाइफ बोट में चला जाता है। अब जैक और रोज एक साथ होते हैं। टाइटैनिक के 2 हिस्से हो चुके होते हैं और सब पानी के अंदर गिर रहे थे और मरते जा रहे थे। जैक और रोज भी पानी में गिर जाते हैं। पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। जो लोग पहले मर चुके थे वो उसमें जमने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक वुडन प्लैंक मिलता है, यानी लकड़ी का एक टुकड़ा, जिसके ऊपर रोज आ जाती है, लेकिन जैक उसके ऊपर नहीं आ पाता क्योंकि वो एक ही इंसान का वजन बर्दाश्त कर सकती थी। अब जैक बेचारा ठंडे पानी में ही खड़ा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइफ बोट में अभी भी कुछ जगह होती है। अब टाइटैनिक का स्टाफ पानी में देख रहा होता है कि अगर कोई जिंदा है तो उसे रेस्क्यू कर लिया जाए, लेकिन पानी में उन्हें ज्यादातर डेड लोग ही मिलते हैं जो कि सर्दी से मर चुके होते हैं। अब जब तक वो रेस्क्यू बोट इनके पास आती है, यानी रोज और जैक के पास, तो रोज काफी खुश होती है क्योंकि जल्द ही वो दोनों भी ठंड से मरने वाले थे। रोज खुशी से जैक को आवाज देती है कि हमें रेस्क्यू करने वाले आ गए हैं, लेकिन सैडली जैक यहाँ मारा जा चुका होता है। रोज बहुत रोने लगती है। उसने जैक के हाथ पकड़े होते हैं और वो यही डिसाइड करती है कि वो भी अपनी जान दे देगी यहाँ जैक के साथ ही। लेकिन जैक मरने से कुछ देर पहले उसे कह चुका था कि तुम जिंदा रहोगी, तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारोगी, तुम अपनी लाइफ जियोगी जैसे तुम पहले नहीं जी सकी। और उसने जैक से प्रॉमिस किया था कि वो एक साथ रहेंगे और वो अपनी लाइफ एंजॉय करेगी। अब जैक तो नहीं रहा था, लेकिन उसे जैक से किया गया वादा जरूर याद था। यहाँ पर रोज जैक के हाथ छोड़ देती है और वो पानी में डूब जाता है। उसके बाद वो स्टाफ को आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे काफी वीकनेस हो चुकी थी और ठंड की वजह से उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तो वो पास ही एक स्टाफ मेंबर की डेड बॉडी से सीटी लेती है, यानी विसिल, और उसे बचाकर रेस्क्यू टीम को अपनी तरफ बुलाती है। रेस्क्यू टीम आकर उसे बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि जो सारे सर्वाइवर्स होते हैं इन्हें दूसरे शिप में ट्रांसफर किया जाता है। वो लोग सर्वाइवर्स से उनका नाम पूछ रहे होते हैं और रोज अपना नाम रोज बताने की बजाय मिसेस जैक बताती है। तो जब उसकी मॉम और उसका फियांसे उसे ढूंढते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि रोज जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि रोज खुद को छुपा लेती है। वो कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती थी। उसने जैक से बहुत सारी बातें सीखी। वो हमेशा जैक को याद करती रहती। रोज की ये कहानी जो कि रिसर्च टीम को वो सुना रही होती है यहीं पर खत्म होती है। सब लोग उसकी स्टोरी सुन के काफी सैड हो चुके थे और वो कहते हैं कि आपने हमें सब कुछ बता दिया, जिसके बाद वो अपनी रिसर्च बंद कर देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।